अध्याय 1 जुवान हाओ। एल्डर जुवान, नए बाहरी शिष्यों के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या आप इस बार अन्य एल्डर्स के साथ शामिल होना चाहेंगे? एक शांत और भव्य मंडप में जुवान हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। जरूर, मैं एक क्षण में वहां पहुंच जाऊंगा। जवाब देने के बाद जुवान हाओ ने देखा कि उसके मंडप के सामने खड़ा व्यक्ति तेजी से उस चोटी से नीचे उतर गया जिस पर वह स्थित था और जल्द ही दूर गायब हो गया। पृथ्वी, एवरिया। जब जुवान हाओ ने पृथ्वी के बारे में सोचा तो उसने एक हल्की आह भरी। वह इस दुनिया से नहीं था। वह मूलतः किसी दूसरी दुनिया से था, या यूं कहें कि पृथ्वी से। पुनर्जन्म, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने केवल काल्पनिक उपन्यासों और वेब उपन्यासों में ही पढ़ा था, उसके साथ घटित हुआ। यहां तक कि उसकी अपनी एक व्यवस्था भी थी। उस समय उसकी चेतना के सागर में जो व्यवस्था थी, वह यहां आकर उसे मिला धोखा था। एल्डर जुवान। जुवान हाओ के संप्रदाय को उड़ती तलवार संप्रदाय कहा जाता था। उड़ती तलवार संप्रदाय स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। हालांकि यह स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय नहीं था, फिर भी आसपास के क्षेत्र में इसकी कुछ प्रतिष्ठा और प्रभाव था। उत्तरी क्षेत्र का अधिपति, लोग आमतौर पर उड़ती तलवार संप्रदाय को इसी नाम से पुकारते थे। यद्यपि इसे चारों क्षेत्रों में सबसे कमजोर माना जाता था, फिर भी यह स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में चौथा सबसे मजबूत संप्रदाय था। जुवान हाओ उड़ती तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों में से एक थे। उन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के हालिया इतिहास में सबसे कम उम्र के कोर एल्डर के रूप में जाना जाता था। 21 साल की छोटी सी उम्र में ही वे नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच गए थे। वह वर्तमान में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के 5वें नवजात आत्मा बुजुर्ग थे। नवजात आत्मा क्षेत्र क्या था? इस समय उड़ती तलवार संप्रदाय में नवजात आत्मा क्षेत्र में केवल 5 लोग थे। संप्रदाय गुरु, उप संप्रदाय गुरु और 2 अन्य बुजुर्ग, उन्हें छोड़कर। जुवान हाओ को अपनी वर्तमान स्थिति का पता चलने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसे खुद को संभालने और अचानक इतना शक्तिशाली हो जाने के सदमे से उबरने में कुछ दिन लग गए कि वह अपने हाथ की एक लहर से पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। हालांकि ज्यादातर साधना उपन्यासों में पुनर्जन्म या देहांतरण वाले लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर को शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ती है और धीरे धीरे शिखर तक पहुंचना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शुरुआत बहुत मजबूती से की थी। वह नवजात आत्मा क्षेत्र में थे, एक बड़े संप्रदाय के बुजुर्ग थे और पूरे संप्रदाय में शीर्ष 5 में से एक विशेषज्ञ थे। यह कोई साधारण शुरुआत नहीं थी। बेशक, जुवान हाओ को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। नवजात आत्मा क्षेत्र एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र था। पूरे स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में उसे सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जा सकता था। यहां तक कि स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का सर्वोच्च विशेषज्ञ, शाही परिवार का पूर्वज, भी नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण के शिखर तक ही पहुंचा था। जुवान हाओ स्वयं स्टेज एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि ये शक्ति केवल स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के भीतर ही प्रबल मानी जाती थी। इसके बाहर एवारिया महाद्वीप पर स्वर्गीय आकाश साम्राज्य जैसा साम्राज्य आम था। आप इन साम्राज्यों की सही संख्या गिन भी नहीं सकते थे, वहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एवारिया महाद्वीप 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र में सैकड़ों साम्राज्य थे और प्रत्येक साम्राज्य के अंतर्गत स्वर्गीय आकाश साम्राज्य जैसे सैकड़ों राज्य थे। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य एवारिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था। ये कल्पना करना आसान था कि एवारिया महाद्वीप कितना बड़ा था। उसके आगे क्या था, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। एवारिया महाद्वीप पर साधना होती थी और इसे क्यूई संघनन, आधार स्थापना, कोर गठन और नवजात आत्मा में विभाजित किया गया था। नवजात आत्मा के ऊपर भी निश्चित रूप से राजा क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र नामक क्षेत्र थे। प्रत्येक क्षेत्र 9 चरणों में विभाजित था, जिन्हें 9 लघु क्षेत्र भी कहा जाता था। बेशक, वे क्षेत्र ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें जुवान हाओ उस समय छू सकता था। सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का उल्लेख करना तो दूर की बात है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे केवल मजबूत साम्राज्यों में ही दिखाई देते हैं। जुवान हाओ ने पहले कभी राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को नहीं देखा था। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में था। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो नवजात आत्मा क्षेत्र से आगे निकल गया हो। एक राजा राज्य विशेषज्ञ को पूरे एवारिया महाद्वीप पर भी शक्तिशाली माना जाता था। एक सच्चा विशेषज्ञ जो अपने दम पर एक राज्य शुरू कर सकता था और राजा की तरह शासन कर सकता था। राजा क्षेत्र का एक व्यक्ति आसानी से पूरे स्वर्गीय आकाश साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। कई लोगों के लिए राजा क्षेत्र विशेषज्ञ एक काल्पनिक अस्तित्व था। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के हजारों साल पीछे होने के बावजूद अभी तक कोई भी राजा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। ज्यादा से ज्यादा एक राजा क्षेत्र का आधा चरण ही सही। हो सकता है कि किसी को कोई सफलता मिली हो, लेकिन उसने उसे कभी उजागर नहीं किया और अंततः स्वर्गीय आकाश साम्राज्य छोड़ दिया। नवजात आत्मा क्षेत्र से राजा क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन था। बेशक, ये तो दूसरे लोगों के लिए था।
जुवान हाओ, जो शिखर तक पहुंचना चाहता था, उसके लिए राज्य तो बस शुरुआत थी। यहां तक कि सम्राट राज्य भी उसकी पहुंच में था। अपने आप पर मुस्कुराते हुए जुवान हाओ ने चेतना के सागर में प्रवेश किया और वहां प्रकट हुए पात्रों के पैनल पर नजर डाली। नाम, जुवान हाओ। प्रतिभा, क्षेत्र, नवजात आत्मा चरण 1। संप्रदाय, उड़ती तलवार संप्रदाय। शिष्य, एनए। मुख्य खोज, कोई भी शिष्य फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचता है। मुख्य खोज पुरस्कार, साइड क्वेस्ट, 10 या उससे अधिक प्रतिभा मूल्य वाला एक शिष्य रखें। खोज पुरस्कार, एक छोटे क्षेत्र की साधना वृद्धि तलवार के इरादे को समझना। पहले मुख्य मिशन के पुरस्कार रहस्यमय थे और दूसरा उदार पुरस्कारों के साथ एक अतिरिक्त खोज था। खेती में वृद्धि अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तलवार की मंशा थी। तलवार का इरादा कोई विशेष चाल या ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एक प्रकार की अवधारणा थी। जो लोग तलवार के इरादे को समझ सकते थे, वे सभी प्रतिभाशाली थे जिन्होंने तलवार के ताव को समझने की दिशा में पहला कदम उठाया था। तलवार साधक अत्यंत भयानक थे और अपने से ऊपर के कई लोगों से लड़ सकते थे। इसी प्रकार उड़न तलवार संप्रदाय ने सबसे पहले स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र के अधिपति के रूप में अपना स्थान अर्जित किया। तलवार चलाने वाले साधक जो तलवार के इरादे को समझते थे, वे और भी अधिक भयानक थे। हालांकि पुरस्कार आकर्षक होने के बावजूद उसे पहले खोज पूरी करनी थी। प्रथम मुख्य खोज के लिए उसे एक शिष्य को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचाना आवश्यक था, जबकि सहायक खोज के लिए उसे 10 या उससे अधिक प्रतिभा वाले शिष्य को लेना आवश्यक था। दोनों ही चाहते थे कि वह शिक्षक बने और शिष्य बनाए। हाँ, थोड़ी सी थकान भरी आह भरते हुए जुवान हाओ अपने ध्यान की मुद्रा से उठ खड़ा हुआ। ये 2 खोजें ही उनके लिए संप्रदाय के नए बाहरी शिष्यों के लिए इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का कारण थी। मुझे आशा है कि आगामी प्रवेश परीक्षा में कोई उपयुक्त व्यक्ति होगा, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत और शिष्ट हो। सच कहूं तो जब युवाओं के एक समूह को सिखाने की बात आई, तो जुवान हाओ में ज्यादा प्रेरणा नहीं थी। भले ही उसके पास जुवान हाओ के साथ विलीन होने के बाद की यादें, युद्ध के अनुभव और अतीत की भावनाएं थीं। दोनों ही काफी आलसी थे। एक बस चुपचाप अपना दिन ध्यान में बिताना और अपनी साधना बढ़ाना चाहता था, जबकि दूसरा अपना ज्यादातर समय एक कप चाय के साथ बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए बिताता था। वह अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे भूतपूर्व जुवान हाओ या नया जुवान हाओ माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही उसके पुनर्जन्म के दौरान एक साथ विलीन हो गए थे। इन विचारों को फिलहाल अपने मन के पीछे फेंकते हुए जुवान हाओ संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा, जहां नए बाहरी शिष्य के लिए परीक्षा आयोजित की जानी थी। अध्याय 2, किंग ही। संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जुवान हाओ को क्षितिज तक फैला एक हलचल भरा शहर दिखाई दिया। यह उड़ती तलवारों का शहर था। उड़ती तलवारों के संप्रदाय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले कई शहरों में से एक। हाँ, थोड़ी सी आह भरते हुए जुवान हाओ ने हलचल भरे शहर से दूर देखा और संप्रदाय के प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर स्थित परीक्षा स्थल पर ध्यान केंद्रित किया। परीक्षा स्थल पर हलचल मची हुई थी, क्योंकि स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र से बच्चे उड़ती तलवार संप्रदाय के बाहरी शिष्य बनने के लिए अपना भाग्य आजमाने आए थे। जुवान हाओ ने वहां मौजूद लोगों की ज्यादातर अनदेखी की और सीधे उस मंडप की ओर चल पड़ा जहां से पूरे परीक्षा स्थल का नजारा दिखता था। यहीं पर संप्रदाय के असली विशेषज्ञ बैठे थे। 2 मुख्य बुजुर्ग, उप संप्रदाय गुरु और संप्रदाय गुरु, वहां उपस्थित थे। बाहरी और आंतरिक बुजुर्ग थोड़ा किनारे पर बैठे थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश परीक्षा के पहले दौर की तैयारी के लिए परीक्षा स्थल के चारों ओर घूम रहे थे। कौन है वो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका उस मंडप में प्रवेश करना जहां मुख्य बुजुर्ग हैं। शायद वह एक मुख्य शिष्य है। एक मुख्य शिष्य, कोई रास्ता नहीं। 12 से 18 साल की उम्र के सभी बच्चे मंडप की ओर देख रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई प्रभावशाली बुजुर्ग उन्हें देखेगा और उन्हें अपना शिष्य बना लेगा। इसलिए अपने से कुछ ही साल बड़े किसी व्यक्ति को मंडप में प्रवेश करते देख बच्चों में हलचल मच गई, और वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि वह रहस्यमय युवक कौन था। सभी लोग, परीक्षण का पहला दौर शीघ्र ही शुरू होगा। परीक्षा स्थल में प्रवेश करते ही आपको जिस स्थान पर नियुक्त किया गया है, वहां रिपोर्ट करें। पूरे परीक्षा स्थल में एक तेज आवाज गूंज उठी और बातचीत कर रहे लोग जल्दी से चुप हो गए तथा उत्सुकता और घबराहट के साथ अपने निर्धारित क्षेत्र की ओर बढ़ गए। क्या वे असफल होंगे या ड्रैगन के दरवाजे को पार करके नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे? ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि अगले कुछ परीक्षण कैसे होते हैं। एल्डर जुवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार आप परीक्षा में शामिल होंगे। शायद कोई शिष्य लेने की सोच रहे हैं। जैसे ही जुवान हाओ ने मंडप में प्रवेश किया, उसके ऊपर खड़े एक विशालकाय व्यक्ति ने उसे रोक लिया। एल्डर वांग, काफी समय हो गया है और हाँ, मैं ये देखने आया हूं कि क्या मुझे कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल सकता है। जवाब देते हुए जुवान हाओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसके सामने खड़े इस व्यक्ति का नाम वांग हू था और वह उड़ती तलवार संप्रदाय के 2 प्रमुख बुजुर्गों में से एक था। एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ। सचमुच, आप एक शिष्य ले लो। हाँ, और मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा क्योंकि परीक्षण का पहला दौर शुरू हो चुका है।
जवाब की उम्मीद न करते हुए वांग हू ने अपनी आंखें झपकाईं और आश्चर्य से जुवान हाओ को देखा। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लगता है अब समय आ गया है कि आप कुछ शिष्यों को अपने साथ ले लें। कुछ उत्साहवर्धक शब्दों को सुनकर जुवान हाओ जल्दी से मंडप के बैठने की जगह की ओर बढ़ा और उड़ती तलवार संप्रदाय के बाकी उच्च स्तर के लोगों का अभिवादन किया। अर्थात संप्रदाय मास्टर फैंग चेन, 7वें चरण के नवजात आत्मा विशेषज्ञ। वाइस सेक्ट मास्टर जू फेई, 5वें चरण के नवजात आत्मा विशेषज्ञ। दूसरे कोर एल्डर वांग लैन, जो दूसरे कोर एल्डर वांग हू के भाई थे। दोनों ही नवजात आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में थे। सच कहें तो जुवान हाओ को अब भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों वांग भाई कितने बड़े थे, और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या उनमें भी किसी विशालकाय व्यक्ति का खून बह रहा था या नहीं। जल्द ही परीक्षाओं का पहला दौर शुरू हो गया और जुवान हाओ ने अपनी दिव्य इंद्रियों को पूरे परीक्षा स्थल पर नजर रखने के लिए फैला दिया। एक उपयुक्त शिष्य की तलाश में वांग हू और बाकी लोगों ने भी बातचीत बंद कर दी और अपना सारा ध्यान परीक्षा स्थल पर लगा दिया। बाहर खड़े बच्चे और युवा आखिरकार उड़ती तलवार संप्रदाय के बाहरी शिष्यों की नई पीढ़ी बन गए। क्या तुमने उस युवक को देखा जो मंडप में प्रवेश कर रहा था? मैं उसकी साधना को समझ नहीं सका, इसलिए वह संभवतः मूल संरचना के तीसरे चरण से ऊपर है। हमारे अग्नि पक्षी शहर में तो मूल संरचना के 7वें चरण पर कोई भी नहीं है, फिर भी उड़न तलवार संप्रदाय के शिष्य भी उस स्तर पर हैं। हे, अगर मैं उड़ती तलवार संप्रदाय का शिष्य बन सका, तो भविष्य में मुझे एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ का भी सहयोग मिलेगा। जब मैं वापस लौटूंगा, तो परिवार के पूर्वजों को भी मेरे प्रति विनम्र होना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि उड़ती तलवार संप्रदाय का स्वामी न केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर है, वह 8वें चरण से केवल एक कदम दूर है। उड़ती तलवार संप्रदाय के गुरु की शक्ति के बारे में सुनकर वहां उपस्थित भीड़ में विस्मय और प्रशंसा के उद्गार फूट पड़े। इस दुनिया में जहां युद्ध कलाओं का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था, वहां विशेषज्ञों की स्वाभाविक रूप से मांग होती थी। संप्रदाय गुरु का उल्लेख नहीं करना चाहिए, अभी भी उप संप्रदाय गुरु और 2 मुख्य बुजुर्ग नवजात आत्मा क्षेत्र में हैं। मैंने तो हाल ही में फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में एक नए कोर एल्डर को शामिल करने की अफवाहें भी सुनी हैं। कितना शक्तिशाली! अगर मैं उड़ती तलवार संप्रदाय का शिष्य बन जाऊं, तो कुल का संकट आसानी से सुलझ जाएगा। हालांकि काला गुलाब संप्रदाय शक्तिशाली है, उड़ती तलवार संप्रदाय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। भीड़ भरे परीक्षा मैदान में एक युवा लड़की जो लगभग 15 या 16 साल की थी, परीक्षा मैदान के बीच में स्थित मंडप की ओर गौर से देख रही थी। लड़की का नाम किंग ही था। वह ब्राइट सन सिटी के किंग कबीले के मुखिया की बेटी थी। वह जिस किंग कबीले में रहती थी, वह ब्राइट सन सिटी का कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, बल्कि ब्राइट सन सिटी के 2 बड़े कबीलों में से एक था। ब्राइट सन सिटी उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर था। हालांकि यह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ उत्तरी क्षेत्र में स्थित था, फिर भी दोनों के बीच की दूरी काफी थी। किंग ही और किंग परिवार के अन्य शिष्यों को ब्राइट सन सिटी से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लग गए। किंग परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी होने के नाते उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत महान और उच्च थी। हालांकि ये सम्मान और दर्जा ब्राइट सन सिटी और आसपास के कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। किंग ये अच्छी तरह जानती थी कि ब्राइट सन सिटी में उसकी पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि एक बार जब वह किंग परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गई, तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कोई भी उसे कोई सम्मान नहीं देगा, खासकर उड़ती तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में, जहां नवजात आत्मा विशेषज्ञ किले की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत से ही कम प्रोफाइल बनाए रखी तथा किसी भी आपदा को भड़काने से बचने की कोशिश की। अध्याय 3, किंग परिवार। किंग चेन्नई, ये सुनिश्चित करना पूरी तरह आप पर निर्भर है कि हमारा किंग परिवार उस संकट से बच सके जिसमें हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं। यदि आप उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं, तो बायली और उसके पीछे का काला गुलाब संप्रदाय हमारे किंग परिवार को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किंग ही के ठीक पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद वह कमजोर नहीं था। वह दूसरे चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर था और किंग वंश का पहला बुजुर्ग था। किंग वंश में उसका स्थान केवल किंग वंश के वर्तमान मुखिया किंगी के पिता से ही पीछे था। इस बार वह किंग कबीले के होनहार बच्चों के समूह को उड़ती तलवार संप्रदाय की ओर ले जाने के प्रभारी थे। प्रथम वृद्ध ने बात की, लेकिन उन्होंने ये शब्द कबीले के मुखिया की बेटी किंगी से नहीं कहे, बल्कि उन्होंने ये शब्द किंग कबीले के बच्चों के समूह में सबसे आगे खड़े एक सफेद वस्त्रधारी युवक से कहे। हालांकि किंगी का दर्जा किंग परिवार के शिष्यों में सबसे कुलीन और सम्माननीय था, लेकिन प्रतिभा के मामले में वह उनमें से सर्वश्रेष्ठ से कोसों दूर थी। यहां तक कि उसे उपस्थित बच्चों में शीर्ष 10 में भी गिनना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रथम बुजुर्ग, चिंता मत करो, मैं उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करूंगा और उनका समर्थन प्राप्त करूंगा। मेरे उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद काले गुलाब संप्रदाय से निपटना हमारे लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी।
हमें चिंता करने के बजाय बाई परिवार को अपनी चिंता करनी चाहिए। किंग चेनई मुस्कुराया। वह न सिर्फ किंग परिवार का नंबर 1 जीनियस था, बल्कि उसे ब्राइट सन सिटी का भी नंबर 1 जीनियस माना जाता था। उसकी राय में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना स्वाभाविक था। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये सुनते ही किंग ली ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में जो भाव था, उसे देखकर देखने वालों को कुछ उदासी सी महसूस हुई। बिल्कुल सही। किंग चेनई ही वो थी जिसे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में प्रवेश की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। किंग चेनई के पीछे जो 2 और थे, उनके भी प्रवेश की अच्छी संभावना थी। ये कहना होगा कि भले ही वह वर्तमान कबीले प्रमुख की एकमात्र बेटी थी, लेकिन किंग चेनई की प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। वर्तमान परिवार के मुखिया की इकलौती संतान होने के नाते वह अपने पिता की असाधारण प्रतिभा को विरासत में नहीं पा सकी और फिर भी परिवार के सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद उठा सकी। हालांकि किंग परिवार की युवा पीढ़ी में वह शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाए। क्या दयनीय है। ऐसा नहीं था कि उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी। उसने पहले ही बहुत मेहनत की थी, शायद किंग वंश की युवा पीढ़ी के किसी भी अन्य व्यक्ति से भी ज्यादा। अपनी साधना के आरंभ से ही उसने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि तथाकथित प्रतिभा ऐसी चीज नहीं थी जिसकी भरपाई कड़ी मेहनत से की जा सके। उनकी उम्र में ही उनके पिता पहले ही स्थापना क्षेत्र की नींव रख चुके थे। हा, तुम उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर रही हो। हा, किंग चेनई, क्या तुम और किंग परिवार ऐसी चीज के लायक भी हो? जैसे ही किंग परिवार के सदस्य परीक्षा स्थल की ओर बढ़ने ही वाले थे कि उनके ठीक पीछे से एक मजाकिया आवाज सुनाई दी। किंग परिवार के लोगों को यह समझने के लिए मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन था। क्या, बाई चेंग, मैं योग्य नहीं हूं? क्या तुम हो? चले जाओ। किंग चेनई ने मुड़कर अपने पीछे काले वस्त्र पहने युवक को ठंडे भाव से देखा। उस युवक का नाम बाई चेंग था, जो ब्राइट सन सिटी के 2 बड़े कुलों में से एक का सदस्य था। वह बाई परिवार का सदस्य था और वह उनकी युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। निश्चित रूप से बाई परिवार के शीर्ष 3 में से एक। अतीत में बाई चेंग किंग चेनई से अधिक शक्तिशाली था और उसने समय समय पर उसे और किंग परिवार के अन्य सदस्यों को धमकाया भी था, लेकिन बाद में किंग चेनई ने उन्नति की और प्रतिभा और शक्ति दोनों में उसे दबा दिया। चाहे वह उसकी प्रतिभा हो या उसकी ताकत, किंग चेनई उससे ऊपर थी। हे किंग चेनई, तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? जब मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। अगले साल की ब्राइट सन सिटी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक पल के लिए भी आगे रहना कोई मायने नहीं रखता। हा, जब तक हो सके ब्राइट सन सिटी में नंबर 1 बनकर अपनी जगह का आनंद लो। किंग चेनई की बात सुनकर बाई चेंग नाराज नहीं हुआ, बल्कि हंसता रहा। ओह, मुझे नहीं पता कि तुम जमीन के किस छेद से निकले हो। खैर, चूंकि तुम अंदर जा सकते हो तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अंदर जा सकता हूँ। किंग चेनई ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। उसकी प्रतिभा बाई चेंग से कहीं बेहतर थी। अगर बाई चेंग अंदर जा सकता था तो वह भी अंदर जा सकता था। तो फिर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। मैं परीक्षा समाप्त होने पर तुम्हारे हाव भाव देखने के लिए उत्सुक हूँ। हा, बाई चेंग हंसा और चलने ही वाला था कि उसने किंग यी को देखा और अचानक उसके कदम रुक गए। यी, कैसा रहेगा? जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगी, तब तक बाई और किंग परिवार दोनों एक बड़ा परिवार होंगे। जब मैं उड़ती तलवार संप्रदाय का अनुयायी बनूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा किंग परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहे। बाई चेंग का किंग यी से प्यार ब्राइट सन सिटी में किसी से छुपा नहीं था। वह कई बार किंग परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने गया था, लेकिन हर बार किंग यी के पिता ने उसे दबंगई से मना कर दिया था। कई बार तो उसने उसकी पिटाई भी की थी। किंग यी की मां उसके जन्म के तुरंत बाद ही चल बसी थी। उसके पिता की सिर्फ एक बेटी थी, वह उसे कभी भी कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करते थे जो उसे पसंद न हो। अपने प्रतिद्वंद्वी परिवार, बाई परिवार से किसी से शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। किंग यी ने बाई चेंग की तरफ एक ठंडी नजर डाली। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने परीक्षा स्थल के बीचों बीच बने मंडप की तरफ देखा, जहां उड़ती तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारी बैठे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति की उपस्थिति ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। कौन है वो? मैंने उन्हें पहले पवेलियन में प्रवेश करते देखा था, शायद वह उच्च अधिकारियों को कोई संदेश देने के लिए वहां आए थे। अरे, फिर वह कौन है? कोई भी मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता, शायद कोई मुख्य शिष्य ही प्रवेश कर सकता है। ये युवक, जो उसके प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद प्रकट हुआ था, स्वाभाविक रूप से जुवान हाव था। एक बार फिर उनकी उपस्थिति से परीक्षा परिसर में काफी हलचल मच गई। हालांकि जिस बात ने वास्तव में लोगों को उसके प्रति चिंतित किया वह ये नहीं था। इसके बजाय जुवान हाव फैंग चेन के बगल में खड़ा था। फैंग चेन कौन था? उड़ती तलवार संप्रदाय के स्वामी। किसी को भी उसके साथ खड़े होने का अधिकार नहीं था। जुवान हाव के प्रकट होने से पहले केवल 3 अन्य लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था और वे सभी नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।
कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि जुवान हाउ कौन था। ये युवक, वह कौन था? उड़ती तलवार संप्रदाय के गुरु का पुत्र? नहीं, सबको पता था कि उड़ती तलवार वाले संप्रदाय के गुरु की कोई पत्नी नहीं थी। और तो और, जिस आखिरी व्यक्ति ने भी उसके विवाह के बारे में कुछ कहा, उसे उपसंप्रदाय गुरु जूफी से मिलने के लिए बुलाया गया और रहस्यमय तरीके से शहर के बाहरी इलाके में कहीं पीट पीट कर मार डाला गया। उपसंप्रदाय मास्टर जूफेई के बारे में सोचकर ही कई लोग सिहर उठे। हे, तुम लोग तो बिल्कुल अज्ञानी हो, है ना? इस व्यक्ति का नाम जुवान हाउ है। हालांकि वह युवा है, पर वह उड़ती तलवार संप्रदाय का एक मुख्य बुजुर्ग है। एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ। नवजात आत्मा क्षेत्र संप्रदाय गुरु के समान स्तर। वह मुझसे ज्यादा उम्र का नहीं लगता। इतनी कम उम्र में नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। ये कोर एल्डर जुवान वास्तव में एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ है। वह न केवल उड़ती तलवार संप्रदाय के इतिहास में सबसे युवा कोर एल्डर्स में से एक है, बल्कि वह स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में भी सबसे युवा नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ है। एक अन्य व्यक्ति ने पुष्टि की। आपको ये बात पहले कैसे पता चली? कुछ लोगों को अब भी इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ। मैं स्वाभाविक रूप से यह जानता हूं क्योंकि मेरी बहन उड़ती तलवार संप्रदाय की आंतरिक शिष्या है। उस व्यक्ति ने गर्व से कहा। उड़ती तलवार संप्रदाय में हजारों हजारों शिष्य थे जिनके अलग अलग स्तर थे। ये सभी शिष्य 3 स्तरों में विभाजित थे: बाह्य शिष्य, आंतरिक शिष्य और मूल शिष्य। उदाहरण के लिए, भले ही वे कई चयनों के बाद उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल हुए हों, फिर भी वे बाह्य शिष्य ही थे। उन भाग्यशाली शिष्यों को छोड़कर जिन्हें किसी ज्येष्ठ द्वारा व्यक्तिगत शिष्य बनने के लिए चुना गया हो। उड़ती तलवार संप्रदाय में आंतरिक शिष्य का स्थान पहले से ही अपेक्षाकृत ऊंचा था। जैसी कि उम्मीद थी, जब इस व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन पहले से ही एक आंतरिक शिष्या थी, तो ईर्ष्या और जलन की कुछ निगाहें तुरंत उस पर पड़ गईं। अध्याय 4, परीक्षा शुरू। वह उड़ती तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों में से एक हैं, तथा नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। किंग यी का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था जब उसने अपनी नजरें जुवान हाउ पर केंद्रित की। वह संप्रदाय के गुरु के बगल में चल रहे युवक के इर्द गिर्द हो रही बातचीत को सुनकर विश्वास से परे हैरान रह गई। लगभग 20 साल का, नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुका है। सभी, चूंकि आप मेरे उड़ती तलवार संप्रदाय की परीक्षा में शामिल होने के लिए इतनी दूर से यहां आए हैं, इसलिए मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब, मैं घोषणा करता हूं कि उड़ती तलवार संप्रदाय की परीक्षा का पहला दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। युवा पीढ़ी का संक्षिप्त स्वागत करने के बाद, फैंग चेन ने सीधे पहले दौर की परीक्षा शुरू होने की घोषणा की। पहला परीक्षण 2 चरणों में विभाजित था। पहला, अस्थि आयु का परीक्षण और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति आयु सीमा से अधिक आयु का न हो, और दूसरा, संवर्धन। जिनकी अस्थि आयु 18 वर्ष से कम थी और जिनका साधना स्तर क्यूई संघनन के तीसरे चरण पर था, वे सीधे परीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। पहला भाग कठिन नहीं था। यहां उपस्थित होने वाले अधिकांश लोग अनुरोध से सहमत थे और उनका परीक्षण किया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी प्रवेश पाने के लिए कई अन्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। आखिरकार, 10 साल की उम्र में किसी बच्चे का क्यूई संघनन के तीसरे चरण तक पहुंचना कुछ ज्यादा ही मांगना था। पहला भाग कठिन नहीं था और इसका उद्देश्य बच्चों को युवा वयस्कों से अलग करना था। परीक्षा का दूसरा भाग कठिन था। दूसरा भाग वास्तविक युद्ध था, जहां साधारण को हटा दिया जाएगा और असाधारण को चमकाया जाएगा। उस समय, जो लोग परीक्षण के पहले दौर को पास करने में कामयाब रहे, उन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बाहरी बुजुर्ग द्वारा फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से बहुत दूर नहीं, एक राक्षस जानवर के जंगल में ले जाया जाता था ताकि वे सही निशान का पता लगा सकें। उड़ती तलवार संप्रदाय के अधीन राक्षस जानवरों का जंगल असाधारण रूप से बड़ा था, लेकिन अंदर के राक्षस जानवर शक्तिशाली नहीं थे। उड़ती तलवार संप्रदाय के प्रबंधन में सबसे शक्तिशाली केवल क्यूई संघनन क्षेत्र के 9वें चरण में थे। प्रतिभागियों के राक्षस जानवरों के जंगल में प्रवेश करने के बाद, उनके द्वारा मारे गए प्रत्येक राक्षस जानवर का रिकॉर्ड एक बुजुर्ग द्वारा रखा जाएगा। अंत में, उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग उन सभी को इस आधार पर रैंक देंगे कि उन्होंने कितने राक्षस जानवरों को मारा। अंत में, शीर्ष 1000 लोग उड़ती तलवार संप्रदाय के बाहरी कोर्ट शिष्य बन जाएंगे। शीर्ष 10 को सीधे आंतरिक कोर्ट शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा यदि उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। हालांकि, यही वह कारण नहीं था जिसके लिए वहां मौजूद ज्यादातर युवाओं ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सबसे आकर्षक बात थी उड़ती तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों से अपील करना और उनके निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना। तीनों मुख्य प्राचीनों में से किसी का भी व्यक्तिगत शिष्य बनना एक ही कदम में स्वर्ग पर चढ़ने के समान होगा। ये भी ध्यान देने योग्य था कि सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी का साधना क्षेत्र दूसरों से ऊंचा था, उसकी रैंकिंग भी ऊंची हो जाती थी। परीक्षा का दूसरा भाग उनके साधना क्षेत्र के बारे में नहीं था, बल्कि इसमें युवाओं की युद्ध शक्ति और विभिन्न और निश्चित रूप से घातक मुठभेड़ों पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भले ही वे क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण पर हों,
यदि आप अभी भी कम से कम कुछ राक्षस जानवरों को नहीं मार सकते हैं जो साधना क्षेत्र में आपसे ऊपर हैं, तो आप संभवतः शीर्ष 1000 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। इसी प्रकार, यदि आपकी साधना का आधार ऊंचा था, लेकिन आपके द्वारा लगाई गई युद्ध शक्ति आपकी साधना के आधार से मेल नहीं खाती थी, तो भले ही आप क्यूई संघनन क्षेत्र के छठे चरण पर हों, आप शीर्ष 1000 में नहीं आ पाएंगे। हालांकि 1000 स्पॉट काफी ज्यादा लग रहे थे, लेकिन स्वर्गीय आकाश राज्य के उत्तरी क्षेत्र के सभी लोग इस परीक्षा के लिए एकत्र हुए थे। 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और उन्हें परीक्षा के दूसरे भाग के लिए छोड़ दिया गया था। यानी 10 में से 9 लोग बाहर हो जाते। उड़ती तलवार संप्रदाय ने उपस्थित लोगों की अस्थि आयु का परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के आत्मिक उपकरण का प्रयोग किया था, जिसे प्रतिभा परीक्षक कहा जाता था, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के साधना आधार को भी माप सकता था। इस प्रकार के औजार को मूल्यवान नहीं माना जाता था, यहां तक कि किंगी के कबीले के पास भी कुछ ऐसे औजार पड़े हुए थे। फैंग चेन द्वारा पहले परीक्षण की शुरुआत की घोषणा के बाद परीक्षा स्थल पर मौजूद लोगों ने व्यवस्थित तरीके से परीक्षण करना शुरू कर दिया। यंग लू, अस्थि आयु 16, क्यूई संघनन तृतीय चरण, पास। ताओ ताओ, अस्थि आयु 17, क्यूई संघनन पांचवां चरण, पास। युआन म्याऊ, बोन उम्र 19, अयोग्य घोषित। फैंग फैन, अस्थि आयु 15, क्यूई संघनन द्वितीय चरण, अयोग्य। मेंग, यहां आने वाले ज्यादातर लोगों को उड़ती तलवार संप्रदाय के शिष्यों को स्वीकार करने के मानकों की पहले से जानकारी थी। उनमें से ज्यादातर ने परीक्षा पास कर ली थी। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने व्यवस्था को चकमा देकर घुसने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर योग्य थे। जुबान हाओ, जो परीक्षा स्थल के ऊपर एक मंच पर बैठा था, परीक्षा स्थल में छोटे बच्चों के समूह को देख रहा था। हाँ, जुबान हाओ बस मंडप में चुपचाप बैठकर अपनी दिव्य बुद्धि से किसी प्रतिभा को ढूंढकर उसे शिष्य बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से, दोनों वांग भाइयों के मन में उसके लिए कुछ और ही विचार थे और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी दिव्य बुद्धि का विस्तार करते देखा, उन्होंने एक कुटिल योजना बना ली। ये बच्चा जुबान हाओ अभी छोटा है और अपना पहला शिष्य चुनने जा रहा है। फैंग चेन, तुम उसे परीक्षा की शुरुआत के लिए अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, हाँ, इस तरह वह संप्रदाय के नए रक्त को व्यक्तिगत रूप से देख पाएगा, इस तरह से शिष्य चुनना निश्चित रूप से आसान होगा। दरअसल, मैंने भी अपना पहला शिष्य इसी तरह चुना था। जुबान हाओ, तुम क्यों नहीं आते? अगर तुम यहीं रहोगे तो तुम बच्चों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं आऊंगा। मना करने का मौका भी न मिलने पर जुबान हाओ को मंडप से बाहर निकाल दिया गया और अब वह मंच पर संप्रदाय मास्टर फैंग चेन के पास चुपचाप खड़ा था। सांस, पहला परीक्षण अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए जुबान हाओ ने 2 षड्यंत्रकारी ताकतवर लोगों के विचारों को एक तरफ रख दिया और एक शिष्य को खोजने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। प्राकृतिक प्रतिभा 4, नहीं। 6 साल की उम्र में प्रतिभा, नहीं। जिसके पास 9 प्रतिभाएं हैं, तुम एक और क्यों नहीं ले सकते? अभी भी काफी नहीं है और बंदा भी परेशान करने वाला लगता है। सांस, पहले दौर के परीक्षण का लगभग आधा हिस्सा बीत चुका था और जुबान हाओ को अभी भी 10 या उससे अधिक प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं मिला था। 10 से अधिक की बात तो दूर, उच्चतम संख्या तो 9 ही थी। मैंने इसे हल्के में लिया है। उड़ती तलवार संप्रदाय में भी, लिंग सोंग, जिसे युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, के पास केवल 15 प्रतिभाएं हैं। जुबान हाओ ने अपनी प्रतिभा हिलाई और उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल होने की कोशिश कर रहे युवाओं से थोड़ा निराश हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई अच्छी प्रतिभा वाला व्यक्ति सामने नहीं आया तो यह अतिरिक्त खोज शायद असंभव हो जाएगी। अध्याय 5, भावी शिष्य की खोज। यही है। जैसे ही जुबान हाओ नीचे परीक्षण कर रहे युवाओं को छोड़ने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। वह एक युवा लड़की थी जिसके सुंदर काले बाल और भूरी आंखें थीं। जिस कारण जुबान हाओ अपनी नजरें उस युवा लड़की से हटा नहीं पाया, वह थी उसके सिर के ऊपर प्रदर्शित जन्मजात प्रतिभा। प्राकृतिक प्रतिभा 37। पहली नजर में, जुबान हाओ को लगा कि वह गलत है। हो सकता है उसने 2 अलग अलग लोगों को एक साथ मिला दिया हो, जिससे उनकी प्रतिभाएं एक दूसरे से मिल गई हों। लेकिन नहीं, जब वह उस छोटी लड़की के सिर के ऊपर वाले नंबर को घूरता रहा, तब भी वह वहीं रहा, ठीक उसके ऊपर तैरता हुआ। 37 वर्षीय एक प्राकृतिक प्रतिभा। खेती करने की यह योग्यता बहुत बड़ी थी। यहां तक कि लिंग सोंग, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसके पास केवल 15 की प्राकृतिक प्रतिभा थी। कितना अजीब है, 37 की प्राकृतिक प्रतिभा के साथ, वह अभी भी क्यूई संघनन के केवल चौथे स्तर पर है। लिंग सोंग पहले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था जब वह उसकी उम्र के आसपास था, ऐसा कैसे? जुबान हाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 15-16 साल की उम्र में 37 की प्राकृतिक प्रतिभा वाली एक प्रतिभाशाली महिला, क्यूई संघनन के चौथे चरण में कैसे अटकी रह सकती है? ये कहना होगा कि 9 प्रतिभा मूल्य वाला व्यक्ति भी पहले से ही क्यूई संघनन क्षेत्र के 8वें चरण पर था। एक पल इंतजार करें।
अचानक जुवान हाउ को कुछ ऐसा नजर आया जो उसने पहले नहीं देखा था। उस युवा लड़की की स्वाभाविक प्रतिभा के पीछे शब्दों की एक पंक्ति छिपी थी। काया, सुप्त उज्ज्वल सूर्य दिव्य काया, जागृति विधि, नरक हृदय घास आत्मा ग्रेड। इस संसार में हर प्रकार की काया विद्यमान थी। जिन लोगों के पास ये धन्य और दिव्य कायाएं थीं, वे सभी स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित प्राणी थे। प्रारंभिक अवस्थाओं का विकास करना उतना ही आसान होगा जितना खाना और सोना। ईमानदारी से कहूं तो जुवान हाउ को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई जब उसने एक अजीबोगरीब शरीर के बारे में सोचा, जिसके बारे में उसने संप्रदाय के पुस्तकालय में पढ़ा था। इस काया को अमर स्वप्न काया कहा जाता था और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने के लिए केवल सोने की जरूरत होती थी। जिसके पास ये था उसे अमर स्वप्नदर्शी कहा जाता था और वह सोते हुए 150 वर्ष की आयु में सम्राट दायरे के शिखर पर पहुंच गया था। उसके बाद वह इवारिया महाद्वीप से गायब हो गया, संभवतः सम्राट दायरे को पार करने के लिए। आइए वापस उस अनोखी चीज की ओर जिसे शारीरिक संरचना या दिव्य शरीर कहा जाता है। कुछ शरीर जन्म के समय से ही स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाते थे, जबकि कुछ सुप्त अवस्था में होते थे। उन्हें जागृत करने के लिए किसी विशेष वस्तु या विधि की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए, ब्राइट सन डिवाइन फिजिक के स्वामी को ब्राइट सन डिवाइन फिजिक को सक्रिय करने के लिए इन्फेनल हॉट ग्रास का सेवन करना पड़ता था। हालांकि इन्फेनल हॉट ग्रास को पाना आसान नहीं था। यहां तक कि जुवान हाउ जैसे नवजात आत्मा विशेषज्ञ के लिए भी इन्फेनल हॉट ग्रास पाना मुश्किल होता। इन्फेनल हॉट ग्रास कोई बहुत उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी नहीं थी और इसे केवल स्पिरिट ग्रेड की जड़ी बूटी माना जाता था। स्पिरिट जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कोर फॉर्मेशन दायरे के लोग करते थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने में किसी नवजात आत्मा विशेषज्ञ को कोई समस्या होनी चाहिए। दुख की बात है कि जुवान हाउ के लिए यह अत्यंत दुर्लभ था और इसे विकसित होने के लिए आवश्यक अनोखे वातावरण के कारण इसे पाना कठिन था। कोई बात नहीं, मुझे यह व्यक्ति चाहिए। अंततः 10 से अधिक प्राकृतिक प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए जुवान हाउ उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी खोजने जैसी चीज को कैसे जाने दे सकता था। शुरू में जुवान हाउ सीधे नीचे जाकर उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन 9 प्रतिभाओं वाली उस घमंडी और परेशान करने वाली शख्सियत के बारे में सोचकर जुवान हाउ ने ऐसा न करने का फैसला किया। वह सभी परीक्षाएं पूरी होने के बाद ऐसा कर सकता था। वह इस समय का उपयोग उसके आचरण और अन्य पहलुओं का ठीक से निरीक्षण करने के लिए कर सकता था। जुवान हाउ को आखिरी चीज जो चाहिए थी वह एक परेशान करने वाला और अभिमानी शिष्य था। दूसरी ओर, ये युवा लड़की, जिसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के एक महान कोर एल्डर जुवान हाउ ने निशाना बनाया था, इस समय पूरी तरह से अनजान थी। इस समय वह घबराहट से अपने छोटे हाथों को एक साथ पकड़े हुए अपने सामने खड़ी अजीब लेकिन परिचित वस्तु को देख रही थी। अंततः पहली परीक्षा देने की बारी उसकी थी। यद्यपि आने से पहले ही वह कबीले में कई बार परीक्षण करवा चुकी थी और जानती थी कि वह प्रथम परीक्षण पास करने के लिए योग्य है, फिर भी वास्तविक स्थिति का सामना होने पर वह घबरा गई। ये इतना घबराओ मत, तुम पहली परीक्षा पास कर लोगे। यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है। किंगी के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए शांत स्वर में बोलने वाला व्यक्ति किंग परिवार का पहला बुजुर्ग था। अब किंगी की बारी थी। उससे पहले किंग परिवार की नंबर 1 प्रतिभा किंग चेनई पहले ही ऊपर जाकर परीक्षा दे चुकी थी। अस्थि आयु 17, छठा चरण क्यूई संघनन। इस समय किंग चेनई अब पहले जितना आश्वस्त नहीं था। परीक्षण आगे बढ़ने पर उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्यूई संघनन के 5वें और 6ठे चरण या उससे ऊपर थे। उन्होंने कुछ लोगों को क्यूई संघनन के 7वें चरण पर भी देखा। इससे उन्हें आगामी दूसरे टेस्ट के लिए काफी दबाव महसूस होने लगा है। शुरू में उसे पूरा भरोसा था कि वह उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश पा लेगा और शायद शीर्ष 10 में भी शामिल होकर आंतरिक दरबारी शिष्य के रूप में प्रवेश पा लेगा। हालांकि इस समय उसका शुरुआती आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन्होंने पाया कि वहां उपस्थित बहुत से लोग प्रतिभा और शक्ति के मामले में उनसे कमतर नहीं थे। इसके विपरीत कुछ लोग तो उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कुएं की तलहटी में बैठे मेढक हैं, जो अंततः वास्तविक दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। भले ही वह चमकते सूर्य नगर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो क्या हुआ? विशाल स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में बस एक छोटी सी अनजान जगह। किंगी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की भावनाओं में भारी बदलाव आया था। इस समय वह प्रतिभा परीक्षक के सामने पहुंची और घबराहट में अपना हाथ उसके ऊपर रखने से पहले उसे ऊपर उठाया। जब किंगी परीक्षा ले रही थी, जुवान हाउ भी अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देख रहा था। उसके रूप को देखकर जुवान हाउ थोड़ा मुस्कुराया। लगता है ये लड़की थोड़ी घबराई हुई है। किंगी, अस्थि आयु 15, क्यूई संघनन का 4था चरण, योग्य। ये सुनकर किंगी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं दिखी। यद्यपि वह पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई थी, फिर भी उसे पता चला कि उसके आसपास के लोग कितने मजबूत थे। जिनकी अस्थि आयु 18 वर्ष से अधिक न हो और जो कम से कम क्यूई संघनन के 4थे चरण की साधना कर रहे हों, वे बहुत आम थे।
नहीं, ये कहना आसान होगा कि जिन बच्चों पर विचार किया गया वे ही क्यूई संघनन के चौथे चरण से नीचे थे। आगामी दूसरे चरण की परीक्षा कितनी कठिन होगी। अध्याय 6, किंग परिवार की घटती आशा। पहले किंग ली ने सोचा था कि किंग चेनई जैसी प्रतिभा पहले से ही बेहद दुर्लभ और प्रतिभाशाली है। 17 साल की उम्र में क्यूई संघनन के छठे चरण तक पहुंचकर पूरे ब्राइट सन सिटी में केवल बाइफी ही उसके नंबर 1 स्थान के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद वह निस्संदेह ब्राइट सन सिटी में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि जब आखिरकार पहली परीक्षाएं शुरू हुईं, तो किंग ली को धीरे धीरे पता चला कि किंग चेनई जैसे प्रतिभाशाली लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। यहां तक कि प्रतिभा के मामले में उनसे कहीं आगे भी कई लोग थे। केवल इसी क्षण किंग ली को एहसास हुआ कि उसके पिछले क्षितिज कितने छोटे थे। वास्तव में वह कुएं के तल पर एक मेंढक था। किंग ली को समझ आने लगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कबीले के कुछ बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि ब्राइट सन सिटी में किंग चेनई की प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन ब्राइट सन सिटी छोड़ने के बाद वह कुछ खास नहीं रही। उस समय किंग परिवार की युवा पीढ़ी के कई सदस्यों को लगा कि उनके बुजुर्गों को डर है कि किंग चेनई घमंडी हो जाएंगी और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा होगा। लेकिन अब किंग ली, किंग चेनई और प्रवेश परीक्षा के लिए साथ लाए गए अन्य युवा सदस्यों को एहसास हुआ कि उनके बुजुर्गों के ये शब्द वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। वे बिल्कुल सच थे। विनलू, अस्थि आयु 16, क्यूई संघनन 8वां चरण। परीक्षण कर रहे एक बुजुर्ग की बात सुनकर पास के परीक्षण मंच पर हंगामा मच गया। पता चला कि 8वें चरण क्यूई संघनन की साधना वाला एक और मजबूत युवक वहां प्रकट हुआ था और उसकी अस्थि आयु केवल 16 वर्ष थी। घोषणा सुनकर किंग चेनई का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस व्यक्ति को घूरने लगा जो उससे 1 वर्ष छोटा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उस छोटे व्यक्ति की साधना उससे कहीं अधिक ऊंची थी। आज उसे सबसे बड़ा झटका लगा था, उसका आत्मविश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तेज दिमाग वाला, यहां उपस्थित कुछ लोगों की तुलना में क्या उन्हें अब भी प्रतिभाशाली माना जाता है? ब्राइट सन सिटी में वे निर्विवाद रूप से नंबर 1 जीनियस थे। युवा और पुरानी दोनों ही पीढ़ी उनकी प्रशंसा करती थी। हालांकि इस समय उनकी प्रतिभा औसत से थोड़ी ही ऊपर थी और वह भी थोड़ी ज्यादा ही थी। इतने बड़े अंतर के कारण उनके लिए अचानक आए इस बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। निर्विवाद नंबर 1 से एक साधारण व्यक्ति तक। किंग परिवार के अन्य शिष्यों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। यदि किंग परिवार की नंबर 1 प्रतिभा भी यहाँ कुछ भी नहीं थी, तो वे क्या थे? किंग परिवार के शिष्यों की उदास स्थिति को देखकर पहले बुजुर्ग ने थोड़ी सी आह भरी, लेकिन कुछ भी न कहने का फैसला किया। ब्राइट सन सिटी से बाहर निकलने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने तुच्छ थे। यहाँ तक कि किंग चेनई भी कुछ खास नहीं थी। ये शब्द सिर्फ किंग चेनई, किंग ली और किंग परिवार के दूसरे शिष्यों के लिए ही नहीं थे। यहाँ तक कि पहले बुजुर्ग को भी अनजानी चीजों से भरी इस विशाल दुनिया में अचानक बहुत छोटा महसूस हुआ। धीरे धीरे धुंध की एक परत किंग परिवार के दिलों पर छाने लगी। पहले उन्हें किंग चेनई पर पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अब चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। किंग चेनई से कहीं अधिक राक्षसी प्रतिभाओं की उपस्थिति ने स्थिति में कोई मदद नहीं की, क्योंकि किंग चेनई के उड़ते तलवार संप्रदाय में प्रवेश की संभावना पहले से कहीं अधिक धूमिल हो गई। उनके मन में चल रहे किंग परिवार के संकट ने भी उनकी मदद नहीं की, क्योंकि किंग परिवार के सभी सदस्य चिंतित होकर किंग चेनई की ओर देखने लगे। क्या किंग चेनई फाइनल टॉप 1000 में जगह बना पाएगा? अगर नहीं, तो किंग परिवार का क्या होगा? अगर किंग परिवार का कोई भी व्यक्ति उड़ती तलवार संप्रदाय का अनुयायी नहीं बन पाया, तो जिस क्षण बाई परिवार ब्लैक रोज संप्रदाय से किसी को भी ब्राइट सन सिटी में ले आएगा, किंग परिवार का अंत हो जाएगा। उनके विनाश का दिन। ब्राइट सन सिटी में कई अलग अलग शक्तियां थीं, और उनमें से 2 महान कुल, किंग और बाई, दोनों का बहुत सम्मान था। 2 महान कुलों में से किंग कुल सबसे शक्तिशाली था, उसके बाद बाई कुल था। किंग और बाई कबीले आमने सामने थे। उनके बीच लंबे समय से दुश्मनी जमा हो गई थी, और दोनों शहर पर कब्जा करने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वे अब केवल बातचीत से इसे हल नहीं कर सकते थे और दोनों के बीच युद्ध अपरिहार्य था। किंग परिवार की समग्र शक्ति बाई परिवार से अधिक थी, इसलिए हाल के वर्षों में बैट परिवार ने लाभ प्राप्त करने के लिए कई गुप्त रणनीतियां अपनाई। शुरू में किंग परिवार ने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों के लिए कम समय में एक दूसरे पर बढ़त हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। कुछ समय पहले ब्राइट सन सिटी में एक नया व्यक्ति आया और धूम मचा दी। बाई परिवार के सबसे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति बाईफी ब्लैक रोज संप्रदाय में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें ब्लैक रोज संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय गुरु के निजी शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था। नवजात आत्मा क्षेत्र का एक विशेषज्ञ। उस क्षण किंग परिवार पुनर्तः नुकसान में आ गया। काला गुलाब संप्रदाय स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र का एक बड़ा संप्रदाय था।
हालांकि यह उत्तरी क्षेत्र के अधिपति उड़ती तलवार संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसकी देखरेख कुछ नवजात आत्मा विशेषज्ञ करते थे। अन्य नवजात आत्मा विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अकेले बाइफी के गुरु, एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा कुछ नहीं था जिसका किंग परिवार मुकाबला कर सके। किंग यांग, किंग परिवार का वर्तमान मुखिया, ब्राइट सन सिटी का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था और वह कोर फॉर्मेशन दायरे के केवल 5वें चरण पर था। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ आसानी से पूरे किंग परिवार को उखाड़ फेंक सकता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि बाई कबीले ने यह खबर फैला दी कि बाइफी वार्षिक ब्राइट सन सिटी ग्रैंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्राइट सन सिटी लौटेगा। जब वह वापस आएगा तो उसका स्वामी भी उसके पीछे पीछे आएगा। ये किंग वंश के लिए एक बड़ी आपदा थी। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय का समर्थन मिल जाए, तभी वे बाई परिवार से सुरक्षित रह पाएंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक प्रतिभाएं सामने आईं और उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने की उनकी आशा धीरे धीरे मंद होती गई। अध्याय 7, दूसरे टेस्ट की शुरुआत। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और अगले 30 मिनट के बाद पहला परीक्षण अंततः समाप्त हो गया। किंग यी के अलावा जुवान हाओ को 10 या उससे ज्यादा प्रतिभा वाला कोई और नहीं मिला। दूसरी ओर कुछ और लोग भी थे जिनकी प्रतिभा का मान 9 था। जुवान हाओ ने मन ही मन सोचा कि शायद 10 की प्रतिभा का मान 9 से अलग आयाम है। शायद प्रतिभा की गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव आया है। जुवान हाओ को सचमुच कुछ पता नहीं था। असल में किंग यी के अलावा जुवान हाओ कुछ और शिष्यों को भी अपने साथ लेना चाहता था। आखिरकार उसका अकेला शिष्य होना शायद काफी उबाऊ होता और कुछ कनिष्ठ या वरिष्ठ भाई बहनों का होना शायद उसे और भी दिलचस्प बना देता। हालांकि कुछ समय तक अवलोकन करने के बाद जुवान हाओ ने इस विचार को दूर कर दिया था। जिन लोगों की 9 साल की उम्र में अच्छी प्रतिभा थी वे सभी घमंडी थे और कुछ हद तक अप्रिय भी थे। ऐसे लोग अंततः बुरा प्रभाव ही डालेंगे। परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो चुका था। 10,000 से ज्यादा लोग आए थे, जिनमें से सिर्फ 700 से कुछ ज्यादा लोग ही अयोग्य घोषित किए गए। बाकी सभी लोग योग्य थे। उनमें सबसे अधिक चमकदार कोई और नहीं बल्कि वेनलू नामक एक युवक था। अस्थि आयु 16, क्यूई संघनन 8वां चरण। यहाँ तक कि उड़ती तलवार संप्रदाय के कुछ आंतरिक बुजुर्ग भी उत्साहित होने लगे। हालांकि दूसरा चरण अभी शुरू नहीं हुआ था। वेनलू की प्रतिभा के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश करना वास्तव में परेशानी भरा नहीं था। कुछ आंतरिक बुजुर्ग संभवतः उसे अपना शिष्य बना लेंगे, जिससे वह किसी आंतरिक बुजुर्ग का निजी शिष्य बन सकेगा। ये याद रखना जरूरी है कि उड़ती तलवार संप्रदाय का सबसे कमजोर आंतरिक दरबारी बुजुर्ग भी 8 चरणों वाला कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ था। किसी भी तरह से कमजोर नहीं। इस कारण से कई ईर्ष्यालु निगाहें वेनलू पर भी केंद्रित थीं। जिस छोटे लड़के पर जुवान हाओ की नजर थी, वह भी इसका अपवाद नहीं था। यही तो आम लोगों और प्रतिभाशाली लोगों में फर्क है। हम सबको 1000 सीटों के लिए लड़ना होगा। दूसरी ओर वेनलू नाम का ये व्यक्ति अगर दूसरी परीक्षा में हिस्सा भी न ले, तो भी कुछ बुजुर्ग उसे अपना शिष्य बनाकर उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में शामिल करने को तैयार होंगे। किंग परिवार का एक शिष्य दुनिया की नाइंसाफी पर विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रथम वृद्ध ने ये सुना और भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रतिभा एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जन्मजात होती है। ऐसी चीजों से ईर्ष्या नहीं की जा सकती। किसी का साधना पथ ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने स्वर्गीय आकाश साम्राज्य की कहानी सुनी होगी। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के संस्थापक में आपकी तुलना में कम प्रतिभा थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वह अर्धचरण राजा क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गया। प्रथम बुजुर्ग के शब्दों ने किंग परिवार के मूल रूप से निराश शिष्य को फिर से प्रेरित कर दिया। यहाँ तक कि आसपास के कुछ युवाओं ने भी प्रथम बुजुर्ग के शब्द सुने और दूसरे परीक्षण के लिए और अधिक प्रेरित होने लगे। ये सही है। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का संस्थापक सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन अंततः वह अर्धचरणीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया। ये भी जानना जरूरी था कि अर्धचरणीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से काफी अलग होता है। एक आधा चरणीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ पौराणिक राजा क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम की दूरी पर था। उनका एक भी हमला 9वें चरण के अधिकांश नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था। ये भी अफवाह थी कि एक आधा चरणीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ एक सच्चे राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के कुछ हमलों से बचाव कर सकता है। एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वर्गीय आकाश साम्राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों को आसानी से मिटा सकता है। इससे पता चलता है कि स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का संस्थापक कितना शक्तिशाली था। इससे पता चलता है कि प्रतिभा का कोई महत्व नहीं होता, कड़ी मेहनत का फल अंततः मिलता ही है। अगर जुवान हाओ ने सुना होता कि यह पहले बुजुर्ग ने क्या कहा, तो शायद वह जोर से हंस पड़ता। कोई प्रतिभा नहीं, सबसे नीचे। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य का संस्थापक तो ऐसा कुछ नहीं था, वह तो एक दिव्य शरीर वाला व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को प्रतिभाहीन कैसे कहा जा सकता है?
सौभाग्य से किंग परिवार के आशावान शिष्यों और आसपास के युवाओं के लिए जुवान हाओ वह नहीं सुन रहा था जिसके बारे में पहले बुजुर्ग बात कर रहे थे। आखिरकार पहली परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी और परीक्षा का दूसरा भाग शुरू होने वाला था। उड़ती तलवार संप्रदाय के वरिष्ठों के नेतृत्व में 10,000 से अधिक योग्य लोग उड़ती तलवार संप्रदाय के निकट स्थित दानव पशु वन की ओर रवाना हुए। जब लोग संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ चले गए तो जुवान हाओ और अन्य लोग दानव जानवर जंगल में सभी प्रतिभागियों की स्थिति को एक विशाल तैरते हुए प्रक्षेपण के माध्यम से देख सकते थे जो परीक्षा स्थल के केंद्र में प्रकट हुआ था। ये प्रक्षेपण संप्रदाय गुरु फैंग चेन द्वारा प्रकट किया गया था और पहले से एक संरचना स्थापित की गई थी। विशाल प्रक्षेपण स्क्रीन के भीतर 10,000 से ज्यादा छोटे छोटे पर्दे थे। हर प्रतिभागी एक छोटे पर्दे पर था। इस प्रक्षेपण के जरिए उड़ती तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारी प्रतिभागियों की राक्षस पशु वन से गुजरते हुए पूरी यात्रा देख सकते थे। प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दानव पशु वन में रुके कुछ बुजुर्गों को छोड़कर उनमें से अधिकांश वापस आ गए थे और प्रत्येक प्रतिभागी ने क्या किया उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके अनुसार उन्हें ग्रेड दे रहे थे। जुवान हाओ की नज़र कुछ प्रतिभागियों के बीच घूम रही थी, लेकिन मुख्य रूप से उसकी नज़र किंग यी पर थी, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी थी जिसके बारे में वह चिंतित था। जुवान हाओ ने अपनी दिव्य इंद्रियों को दानव पशु वन तक फैला दिया ताकि वह उसे अधिक आसानी से देख सके और यह भी सुनिश्चित कर सके कि उसे कोई खतरा न हो। जुवान हाओ को आशा थी कि कोई भी अन्य व्यक्ति किंग यी में कोई रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वह वही शिष्या थी जिसे उसने अपने साथ लेने के लिए चुना था। लेकिन ये चिंताएं लगभग नगण्य थीं क्योंकि ज्यादातर ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। आखिरकार उसके पास सामान्य प्रतिभा ही थी और वह क्यूई संघनन के चौथे चरण में ही थी। उड़ती तलवार संप्रदाय में कुछ खास नहीं। अध्याय 8 राक्षस पशु वन। विनलू इतना भी बुरा नहीं है, वह पहले से ही क्यूई कंडेंसेशन के 8वें चरण के शिखर पर है। यहाँ तक कि शुरुआती 9वें चरण के क्यूई कंडेंसेशन राक्षस जानवर से अकेले लड़ते हुए भी वह उन्हें बिना ज्यादा कठिनाई के हरा सकता है। उसे इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है। जो बोला वह एक आंतरिक दरबार का बुजुर्ग था। हालांकि वहां कुछ अन्य लोग भी थे जो क्यूई संघनन क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंच चुके थे, फिर भी वेनलू ही वह व्यक्ति था जिसने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। सचमुच तुलना में वह फैंगली थोड़ा कमतर है। शुरू में मैंने सोचा था कि भले ही उसकी प्रतिभा वेनलू के स्तर की न हो, फिर भी वह इतनी दूर नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने उसका ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। वह पहले से ही क्यूई संघनन के 8वें चरण के चरम पर है, फिर भी वह 8वें चरण के शुरुआती क्यूई संघनन राक्षस के खिलाफ इतनी कड़ी टक्कर दे रहा है। जुवान हाओ के अलावा फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और निराशा की भावना के साथ एक छोटे से तैरते हुए स्क्रीन पर हरे कपड़े पहने एक युवक को देखा। इस समय विचाराधीन युवक का पीछा 2 प्रारंभिक 8वें चरण क्यूई संघनन राक्षस जानवरों द्वारा किया जा रहा था और उसकी उपस्थिति को दयनीय कहना एक अल्पमत होगा। इस फैंगली ने अपने वर्तमान क्षेत्र तक पहुंचने के लिए संभवतः औषधीय गोलियों पर भरोसा किया होगा। उसी स्तर पर कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था, जुवान हाओ ने कहा और उसने भी छोटे पर्दे पर हरे कपड़े पहने युवक की ओर निराश नजर डाली। चाहे जो भी हो, जिसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए सिर्फ औषधीय गोलियों पर भरोसा किया हो, वह आसानी से उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फैंगली, भले ही वह 8वें चरण के शिखर पर पहुंच गया हो, संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए शीर्ष 1000 में स्थान पाने की संभावना नहीं रखता। पहले परीक्षण में केवल प्रतिभागियों की साधना के आधार और अस्थि आयु का आकलन किया गया। उनकी क्षमताओं का कोई वास्तविक परीक्षण नहीं किया गया। लेकिन दूसरा परीक्षण पहले से अलग था। जिन प्रतिभाओं ने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ढेर सारी औषधीय गोलियों का इस्तेमाल किया था, उनका तुरंत ही खुलासा हो गया। जुवान हाओ ने इन लोगों की परवाह नहीं की और अपना ध्यान वापस किंग यी पर केंद्रित कर दिया। जुवान हाओ के अलावा उड़ती तलवार संप्रदाय के किसी भी उच्च अधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे बस उसे देखते रहे, रुककर उसे घूरते नहीं रहे। निश्चित रूप से वह संभवतः बाद में 1000 स्थानों में से एक नहीं होगी। हालांकि जुवान हाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरी परीक्षा पास कर लेगी। उसके उज्ज्वल सूर्य दिव्य शरीर के जागृत होने से पहले दूसरी परीक्षा में उपस्थित 10,000 लोगों के बीच उसकी प्रतिभाएं औसत ही थीं। दूसरे परीक्षण के शुरू होने से पहले किंग यी घबराहट से अपने सामने विशाल जंगल को देख रही थी। यह उड़ती तलवार संप्रदाय का राक्षस पशु वन था। यहाँ क्यूई संघनन क्षेत्र के पहले से लेकर 9वें चरण तक के राक्षस पशु थे। 9वें चरण क्यूई संघनन राक्षस जानवर से टकराने की संभावना ने ही किंग यी को भयभीत कर दिया। आप सभी अब प्रवेश करेंगे, आपको समूह बनाने की अनुमति नहीं है और समय समाप्त होने से पहले आपको अधिक से अधिक राक्षस जानवरों का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राक्षस जानवर यहाँ केवल क्यूई संघनन क्षेत्र में हैं। इसलिए आप में से किसी के लिए भी ज्यादा खतरा नहीं है।
उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्होंने किंग परिवार के शिष्यों और कुछ अन्य प्रतिभागियों का नेतृत्व किया था, ने उड़ती तलवार संप्रदाय की ओर वापस चलने से पहले उन्हें बताया, याद रखो, तुम जितना अंदर जाओगे, राक्षस जानवर उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। अब तुम जाओ, जल्दी करो और जितने राक्षस जानवरों का शिकार कर सकते हो करो। जितना ताकतवर, उतने ही ज्यादा अंक पाओगे। इससे पहले कि बुजुर्ग दूर चले जाते, युवाओं के समूह ने उनकी आवाज सुनी जो उन्हें याद दिला रही थी कि दूसरी परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। जल्दी करनी होगी, नहीं तो उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में प्रवेश करने की मेरी संभावना खत्म हो जाएगी। राक्षस जानवर जंगल, मैं आ रहा हूं, उम्मीद है कि मेरे लिए पर्याप्त राक्षस जानवर हैं। देखो, अन्य समूह पहले ही दानव जानवर जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। हमें भी जल्दी करनी होगी। जल्द ही किंग परिवार के दोनों युवा और अतिरिक्त कलाकार दानव जानवर वन में गायब हो गए। केवल किंग ही दानव जानवर वन को घूरती हुई पीछे रह गई। अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए किंगी ने यह सुनिश्चित करने के लिए उसे देखा कि वह सर्वोत्तम स्थिति में है। उसके बाद उसने अपने हाथ को तलवार के हैंडल पर जकड़ लिया। एक गहरी सांस लेते हुए वह अंततः दानव पशु वन में चली गई। किंगी धीरे धीरे जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बना रही थी और बीच बीच में सावधानी से अपनी तरफ देख रही थी। ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई राक्षस जानवर उसकी नजरों से बचकर उसके पास न आ जाए। गर्जन। कुछ ही मिनटों के बाद पास में एक गर्जना गूंजी और किंगी तुरंत तनाव में आ गई और उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि वह अपरिहार्य युद्ध के लिए तैयार थी। जल्द ही दहाड़ का मूल उसके सामने प्रकट हो गया। एक विशाल बिल्ली के आकार का राक्षसी जानवर जो रक्तपिपासा और लड़ने की इच्छा से भरी एक क्रूर आभा बिखेरता था। इस राक्षसी जानवर के तीखे दांत किंगी को डराने के लिए काफी थे। एक चरम द्वितीय चरण क्यूई संघनन राक्षसी जानवर। बिल्ली जैसे राक्षस जानवर ने भी किंगी को देखा और सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। किंगी ने अपनी तलवार को और भी मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि उसने राक्षस जानवर की ओर पहला कदम बढ़ाने का फैसला किया। स्वूश! उसने अपना हाथ उठाया और चांदी के रंग की तलवार उड़ गई। चांदी की तलवार तेज नहीं थी, हालांकि राक्षस जानवर ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और अचानक हुए हमले से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि राक्षस जानवर हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया, क्योंकि तलवार अचानक तेज हो गई और राक्षस जानवर के 4 पैरों में से एक में जा लगी। गर्जन। गुस्से से दहाड़ते हुए राक्षस जानवर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन किंगी ने एक बार फिर हमला किया। राक्षस जानवर के सिर को सीधे छेद कर उसे मार डाला। थक कर लेटी हुई किंगी बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। उसने पहले के 2 हमलों के लिए अपनी बहुत सी क्यूई का उपयोग किया था और केवल राक्षस जानवर को अचंभित करके उसे मारने में कामयाब रही थी। ये केवल एक चरण 2 क्यूई संक्षेपण दायरे दानव जानवर था। वह इससे अधिक शक्तिशाली किसी भी चीज को कैसे मार सकती थी और शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकती थी और उड़ती तलवार संप्रदाय की शिष्या बन सकती थी। सांस थोड़ी उदास आह भरते हुए किंगी जल्दी से फिर से खड़ी हो गई। वह इसे अपने रास्ते में नहीं आने देगी। वह निश्चित रूप से शीर्ष 1000 में प्रवेश करेगी और उड़ती तलवार संप्रदाय की शिष्या बनेगी। इस तरह उसके पिता और परिवार बाई कबीले और ब्लैक रोज संप्रदाय से भी सुरक्षित रहेंगे। अध्याय 9। दूसरे टेस्ट के लिए रैंकिंग। समय तेजी से बीत रहा था और किंग ने ज्यादा से ज्यादा राक्षस जानवरों को मारने की पूरी कोशिश की। वह राक्षस जंगल में और भी गहराई तक गई और चरम तीसरे चरण क्यूई संघनन क्षेत्र में एक राक्षस जानवर को मारने में कामयाब रही। ये परिणाम कुल मिलाकर प्रतिभागियों के बीच औसत माना जा सकता है और उसे शीर्ष 1000 के आसपास भी नहीं ला पाया। ये जानना जरूरी है कि किंगी की साधना क्यूई संघनन के चौथे चरण पर थी। क्यूई संघनन के चौथे चरण में वह केवल एक चरम तृतीय चरण क्यूई संघनन राक्षसी पशु को ही मार पाई थी। ये परिणाम वास्तव में बहुत बुरा था, क्योंकि वह अपने ही चरण के किसी राक्षस पशु को भी नहीं मार पाई थी। जिस क्षण वह दानव पशु वन से बाहर निकली, किंगी कांपते हुए जमीन पर बैठ गई और उसका छोटा सा चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि दानव वन में राक्षस इतने भयानक होंगे। मौत के कगार पर खड़े बर्बर और जानलेवा वे उनसे लड़ रहे होंगे। आज उसने जिन लड़ाइयों का सामना किया है, उनकी तुलना में उसने जो कुछ भी किया था, वह उसे एक मजाक सा लग रहा था। यद्यपि अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी तक सामने नहीं आए थे, किंगी को लगभग यकीन था कि वह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश के लिए योग्य 1000 लोगों की सूची में शामिल नहीं हो पाएगी। आखिरकार वह उसी साधना क्षेत्र में किसी को मारने में असफल रही जहां वह थी। वह तीसरे चरण के चरम पर एक राक्षस जानवर को मारने में भी बड़ी मुश्किल से कामयाब हो पाए। उसके पीछे किंग चेन्नई भी पीला पड़ गया था जब वह दानव जानवर जंगल से बाहर चला गया। दानव पशु वन में उनका प्रदर्शन किंगी से बेहतर नहीं था। हालांकि उसने जितने राक्षस जानवरों को मारा, उनकी संख्या किंगी से कहीं ज्यादा थी। राक्षस जानवरों का स्तर क्यूई संघनन क्षेत्र के केवल चौथे और 5वें चरण के आसपास था। वे सभी क्यूई संघनन के छठे चरण से नीचे थे।
ऐसा नहीं था कि वह छठे चरण के राक्षस जानवरों को खोजने में कामयाब नहीं हुआ, दूसरी ओर उसने उनमें से कई का सामना किया। पहले तो उसने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उसे तुरंत दबा दिया गया और वह भागने पर मजबूर हो गया। ऐसा नहीं था कि किंग चेनई और किंग यी ने पहले राक्षस जानवरों से लड़ाई नहीं लड़ी थी। ब्राइट सन सिटी में कई बंदी राक्षस जानवर थे जिन्हें परिवार के बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए पकड़ा था। उनकी ताकतें अलग अलग थीं, जो क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे से 9वें चरण तक थीं। आमतौर पर किंग परिवार की युवा पीढ़ी को अक्सर अपने बुजुर्गों द्वारा पकड़े गए राक्षस जानवरों से लड़ने का काम सौंपा जाता था, जिसका उद्देश्य उन्हें वास्तविक युद्ध अनुभव प्रदान करना था। मूल रूप से किंग परिवार के अधिकांश शिष्यों ने सोचा था कि दानव जानवर वन के दानव जानवरों की ताकत लगभग उसी स्तर की है जितनी उनके कबीले के दानव जानवरों की। हालांकि पहली बातचीत के बाद उनमें से अधिकांश को पता चल गया कि दानव जानवर वन के दानव जानवर कितने अलग थे। दानव पशु वन में दानव पशु जंगली, क्रूर और खूनी थे, जबकि किंग परिवार के दानव पशु पालतू घरेलू पालतू पशु थे। ताकत में ज्यादा अंतर नहीं, ये दिन और रात के बीच का अंतर जैसा था। किंग परिवार द्वारा पाले गए राक्षस जानवर भी क्यूई संघनन के छठे चरण में थे। किंग चेनई अकेले ही 5 या उससे ज्यादा को आसानी से हरा सकती थी। हालांकि छठे चरण के क्यूई संघनन राक्षस जानवरों में से कोई भी, जिसका उसने दानव जानवर जंगल में सामना किया था, उसे आसानी से हरा सकता था। इस समय किंग चेनई को अंततः समझ में आया कि क्यूई संक्षेपण के छठे चरण में मौजूद राक्षस जानवरों में एक बड़ा अंतर था। जंगल के अंदर के राक्षस जानवर ही उसके लिए यह महसूस करने के लिए पर्याप्त थे कि उसके किंग परिवार द्वारा पाले गए राक्षस जानवर कितने कमजोर थे। तुम्हारे विचार समाप्त हो गए, लड़के। रैंकिंग अभी जारी होगी, मेरे पीछे परीक्षा स्थल तक आओ। किंग चेनई ने मुड़कर उड़ती तलवार संप्रदाय के उस बुजुर्ग की ओर देखा जो किसी समय उसके पीछे प्रकट हुआ था। अपना सिर कमजोर ढंग से हिलाते हुए चेनई ने किंग परिवार के अन्य शिष्यों की ओर देखा और एक आह भरी उम्मीद है वह अंदर जाने में सक्षम होगा। यदि नहीं, किंग चेनई ने अपने विचारों को भटकने की हिम्मत नहीं की और वह तेजी से उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग के पीछे चला गया। दूसरे चरण की परीक्षा पूरी होने के बाद जिस विशाल स्क्रीन पर पहले प्रतियोगियों की सूची थी, उसकी जगह एक विशाल रैंकिंग स्क्रीन लगा दी गई। इस स्क्रीन पर दूसरे चरण के सभी प्रतिभागियों के परिणाम गिने गए। उनमें से एक था वेनलू। पहले चरण में वेनलू को उनकी अस्थि आयु 16 वर्ष और क्यूई संघनन के 8वें चरण में पहुंच चुकी साधना के कारण प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस दूसरे परीक्षण में वेनलू ने निराश नहीं किया और फिर भी प्रथम स्थान पर रहे। बड़े पर्दे पर दिखाई गई युद्ध उपलब्धियों को देखकर किंग यी और अन्य किंग शिष्य हैरान रह गए। किंग चेनई तो इतना हैरान था कि बोल भी नहीं पा रहा था। वेनलू प्रथम स्थान, उपलब्धियां 2 9वें चरण क्यूई संघनन और 7 8वें चरण क्यूई संघनन दानव जानवर। वेनलू की साधना का आधार केवल क्यूई संघनन के 8वें चरण पर था। हालांकि 2 राक्षस जानवर जो 8वें चरण को पार कर चुके थे और पहले ही क्यूई संघनन क्षेत्र यानी 9वें चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे, उसके हाथों मारे गए थे। वे उसकी साधना के दायरे से ऊपर थे। किंग यी और किंग परिवार के दूसरे शिष्य अच्छी तरह जानते थे कि दानव जानवरों के जंगल के ये राक्षस कितने भयानक थे। एक को मारने के लिए छोटे छोटे लोगों को पार करना तो दूर, एक ही अवस्था में एक को हराना भी मुश्किल था। उन्हें मारना तो दूर की बात थी। जहां तक वेनलू का प्रश्न है, उसने न केवल अपने ही समान साधना क्षेत्र में 7 राक्षस जानवरों को मार डाला था, बल्कि वह अपने से एक छोटे क्षेत्र ऊपर के 2 राक्षस जानवरों को भी मारने में सफल रहा था। वेनलू के नीचे लॉन्गली नाम का एक आदमी था। यद्यपि लॉन्गली वेनलू जितना प्रभावशाली नहीं था, फिर भी वह अपने से उच्च साधना वाले एक राक्षस जानवर को मारने में कामयाब रहा था। किंग यी की नजर लगातार नीचे की ओर घूम रही थी। जल्द ही उसे किंग चेनई मिल गई। किंग चेनई 2854 स्थान, उपलब्धियां 2 5वें चरण और 6 चौथे चरण के राक्षस जानवर। दूसरी तरफ किंग चेनई ने भी अपनी रैंकिंग देखी। हालांकि किंग चेनई को इसकी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उन्हें 2000 में सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। किंग चेनई ने बाई चेंग की रैंकिंग भी देखी। वह 7000 से ज्यादा थी, उससे भी कम। किसी वजह से बाई चेंग की रैंकिंग देखकर किंग चेनई ने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश बाई परिवार का वह व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सका और उसका स्थान उससे नीचे था। किंग यी ने एक उदास आह भरी क्योंकि अंततः उसे स्क्रीन के नीचे अपनी रैंकिंग मिल गई। किंग यी 9796 स्थान, उपलब्धियां 1 तीसरे चरण का दानव जानवर। क्या उसके किंग परिवार को उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश नहीं करना था? अध्याय 10 उड़ती तलवार संप्रदाय के नए शिष्य। परीक्षा का दूसरा चरण पूरा हो गया है। शीर्ष 1000 में आने वाले लोग हमारे उड़न तलवार संप्रदाय के आधिकारिक बाहरी दरबारी शिष्य बन जाएंगे। उड़न तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर थे, ने एक कदम आगे बढ़कर इस वर्ष की परीक्षा के अंत की जोरदार घोषणा की। मैं उड़ती तलवार संप्रदाय का शिष्य हूँ। मुझे अपने परिवार को बताना होगा।
ये खत्म हो गया। उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए मैंने पिछले कुछ वर्षों में परिवार के अनगिनत संसाधन खर्च कर दिए। अंत में मैं प्रवेश करने में असफल रहा। सोचिए, मैं शीर्ष 10,000 में भी नहीं होऊंगा। शायद मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए और कहीं एक छोटा सा खेत शुरू कर देना चाहिए। रैंकिंग जारी होते ही परीक्षा स्थल पर अचानक शोर मच गया। शीर्ष 1,000 की सूची में शामिल लोग स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित थे। उड़ती तलवार संप्रदाय के शिष्य जैसे सरल शब्दों से जब वे घर लौटते तो अनगिनत लोगों की प्रशंसा और ईर्ष्या का पात्र बन जाते। उनसे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी शक्तियां उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पीछे उड़ती तलवारों का संप्रदाय खड़ा होता है। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के शाही परिवार ने भी उड़ती तलवारों के संप्रदाय के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य की बाकी शक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ था वे तरह तरह की मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे जब वे हवा में तैरती विशाल रैंकिंग स्क्रीन को देख रहे थे। उनकी असफलता सबके सामने उजागर हो रही थी। जो लोग दूसरी परीक्षा में असफल हुए उनमें ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं थी जिन्हें उनके कुलों और परिवारों ने अनगिनत संसाधनों की सहायता से पाला पोसा था। जब वे अपने कुल या परिवार में वापस लौटे तो सहज ही कल्पना की जा सकती थी कि उनके लौटने के बाद कुल या परिवार उनके प्रति कितना निराश होगा। जिन संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया था वे बेकार थे और असफल हुए अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों ने उन बहुमूल्य संसाधनों पर अपना कब्जा करने के लिए अपने देश में कई दुश्मन बना लिए थे। हालांकि उन्होंने जो भी किया, परीक्षण का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका था और इसके बारे में वे अपनी अक्षमता के लिए स्वयं को दोषी ठहराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। शीर्ष 1,000 में शामिल लोगों के अलावा कुछ और लोग भी हैं। हालांकि वे शीर्ष 1,000 में नहीं हैं, फिर भी आपके हर प्रदर्शन को उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों ने देखा है। इसके बाद मैं बुजुर्गों द्वारा चुने गए लोगों के नाम पुकारूंगा। लेकिन उससे पहले मैं शीर्ष 1,000 में शामिल लोगों को हमारे संप्रदाय का शिष्य बनने पर बधाई देना चाहता हूं। उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग, जो दूसरे परीक्षण की समाप्ति की घोषणा करने के लिए बाहर आए थे, पुनः बोले। उनके शब्द वज्रपात के समान थे, क्योंकि अनगिनत लोग जो शीर्ष 1,000 में स्थान पाने में असफल रहे थे एक बार फिर आशा से जगमगा उठे। यद्यपि आशा की कोई किरण बहुत कम थी, फिर भी वह मौजूद थी। जब सभी की निगाहें उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग पर केंद्रित हो गईं, तो उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों के नाम सुनाने शुरू कर दिए जिन्हें उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने व्यक्तिगत शिष्य के रूप में चुना था। यी फैंग, सिकोंगजिया, लेंग यीदान, हो तजा। इसके बाद उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने 10 से ज्यादा लोगों के नाम बताए, और जिन लोगों के नाम बताए गए उन सभी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। पहले तो उन्हें लगा था कि उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल होने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब जीवन सचमुच उतार चढ़ाव से भरा था। कुछ ही क्षणों में ये सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। परीक्षा स्थल में कहीं बैठे किंग चेनई ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उस बुजुर्ग को उन लोगों के नाम पढ़ते देखा जिन्हें एक बुजुर्ग ने संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना था। हो सकता है कि वे बुजुर्ग के निजी शिष्य भी बन जाएं। किंग चेनई ने सच्चे दिल से कामना की कि अगली बार उसका नाम बड़े के मुंह से निकले। बाई चेंग। जैसे ही किंग चेनई ने अंतहीन प्रत्याशा से भरकर अपना ध्यान बुजुर्ग पर केंद्रित किया, उसने जो नाम बोला था उससे किंग चेनई को झटका लगा और वह जल्दी से घूम गया और सीधे बाई चेंग की ओर देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। बाई चेंग, ये कैसे संभव है? मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। जब किंग चेनई ने बाई चेंग की ओर देखा तो बाई चेंग की नजर भी उत्तेजक हो गई। जब बाई चेंग का नाम पुकारा गया तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने पहले से ही इसकी उम्मीद कर ली थी। कैसे? मैंने पहले ही कहा था कि मैं उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करूंगा। बाई चेंग ने अभी भी हैरान किंग चेनई को देखकर हंस दिया। ब्राइट सन सिटी में किंग चेनई ने उसे दबा दिया था। जब दूसरे लोग उसके बारे में बात करते थे तो ज्यादातर उसे गुंडा या कामचोर कहकर बदनाम करते थे, जबकि किंग चेनई तो नंबर 1 जीनियस था। लेकिन इस समय तथाकथित प्रतिभाशाली किंग चेनई क्या थी? भविष्य में वह किंग चेनई से आगे निकल जाएगा और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद यह अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। यी, तुम क्या सोचती हो? अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे किंग परिवार की मदद कर सकती हूँ। हालांकि ब्लैक रोज संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के सामने ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मेरी रैंक इतनी कम होने के बावजूद मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में कैसे शामिल हो पाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बाई परिवार और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग हमारे पुराने परिचित हैं। जब तक आप सहमत हैं, मैं इस बुजुर्ग को आपके किंग परिवार के संकट को सुलझाने में मदद करने और किंग परिवार और बाई परिवार के बीच के मामलों पर ध्यान देने में मदद करने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं। तो तुम पिछले दरवाजे से उड़ती तलवार संप्रदाय में दाखिल हुए। किंग चेनई ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और ठंडी खर्राटे लिए। कम से कम वह उड़ती तलवार संप्रदाय में पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गया, इसलिए नहीं कि वह उससे बेहतर था।
तो क्या हुआ, तुम कोशिश क्यों नहीं करती और देखती कि क्या तुम उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में प्रवेश कर सकती हो। बाई चेंग ने किंग चेनई की बात अनसुनी कर दी। उसका ध्यान किंग ही पर केंद्रित था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं किंग ही को नहीं पता था कि क्या करना है, वह जानती थी कि उसका निर्णय संभवतः किंग परिवार के अस्तित्व को प्रभावित करेगा। हालांकि वह जानती थी कि अगर उसने मना भी कर दिया तो कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर भी वह हिचकिचा रही थी। सच कहूं तो उसे बाई चेंग बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले किंगी को उसके जैसे किसी अनजान व्यक्ति से कोई परेशानी भी नहीं होती थी, पर अब शायद वह नहीं। उड़ती तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग और उनके पीछे उड़ती तलवार संप्रदाय ही किंग परिवार के लिए एकमात्र जीवन रक्षक अनुग्रह होगा। मैं किंगी। जैसे ही किंगी बोलने वाली थी, मंच पर नामों की घोषणा कर रहे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसका नाम पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बाई चेंग, किंग चेनई और किंग परिवार की युवा पीढ़ी के अन्य सदस्य और यहां तक कि प्रथम बुजुर्ग भी दंग रह गए। बाई चेंग की रैंकिंग कम थी। उसने ये भी स्वीकार किया था कि उसका चयन इसलिए हो पाया क्योंकि उसका बाई परिवार उड़ती तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग को जानता था। लेकिन किंग परिवार का उड़ती तलवार संप्रदाय में कोई परिचित नहीं था। किंगी ने अपना मुंह खोला और उसका छोटा सा सिर भिनभिनाने लगा। उसका नाम, क्या इसे बुलाया गया था? ये कैसे हो सकता है? उनका प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर था, यहां तक कि बाई चेंग से भी नीचे। माफ कीजिए, मैं मना करता हूं। जल्दी से खुद को शांत करने के बाद किंगी ने